बड़ी खबर आई यूपी के पीलीभीत में एक बाघ के आतंक से जुड़ी। पीलीभीत में जंगल से भागकर एक बाघ गांव में पहुंच गया और वहां की एक दीवार पर चढ़कर घंटों आराम करता रहा। बाघ को अपने बीच देखकर वहां रहने वाले लोगों का खून सूख गया। गनीमत रही कि वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बेहोश कर उसे पकड़ लिया, नहीं तो वहां बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि वो बाघ 1-2 घंटे नहीं बल्कि 10 से ज्यादा वक्त तक उस इलाके में मौजूद रहा। लोगों की भारी भीड़ देखकर भी वो भागा नहीं बल्कि आराम से वहां बैठा रहा, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि जंगल का सबसे खूंखार शिकारी उनके बीच बैठा था। और वो भी कुछ देर के लिए नहीं बल्कि कई घंटों तक। जंगल के सबसे खतरनाक जानवर को अपने बीच देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। जिसके नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, वो शिकारी एक रिहायशी इलाके में घुसकर बड़े आराम से एक दीवार पर बैठा नजर आया। वो बाघ उस दीवार पर जाकर ऐसे बैठ गया जैसे वो इंसानों की बस्ती नहीं बल्कि जंगल का एक इलाका हो। वो कभी उस दीवार पर बैठता तो कभी चहलकदमी करता दिखाई दिया। अपने एक वार से बड़े जानवर का काम तमाम कर देने वाला वो बाघ शिकार के मूड में नहीं था, इसीलिए वो कहीं भागने के बजाय घंटों तक उसी तरह बैठा रहा। इस दौरान लोगों को पहली बार किसी बाघ को इतना करीब से देखने का मौका मिला। इसी बीच वो बाघ अचानक उठकर उस दीवार पर खड़ा हो गया। वो अपने चारों तरफ जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़ को देखने लगा। उसके ऐसा करते ही वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि जब तक वो बाघ दीवार पर सोया हुआ था, उसके आसपास जमा लोग जोर जोर से शोर मचा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बाघ दीवार पर खड़ा हुआ, उसका डील डॉल देखकर मानो लोगों की सांसें थम गई। और एक पल के लिए तो वहां सन्नाटा छा गया, क्योंकि दीवार पर बड़े आराम से सो रहा बाघ अचानक उठ खड़ा हुआ। दीवार पर खड़ा होकर वो वहां मौजूद लोगों की तरफ देखने लगा। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाते रहे। कुछ पलों तक शांति से खड़े रहने के बाद अचानक उस बाघ ने अपने कदम दीवार की आगे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन एक कदम बढ़ाने के बाद ही वो फिर दीवार पर बैठने की कोशिश करने लगा। वहाँ खड़ी भीड़ में किसी ने उसे बैठने के लिए आवाज भी लगाई। बाघ फिर से उसी दीवार पर बैठ गया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो उसने भीड़ में खड़े उस आदमी की बात सुन ली हो। हालांकि बाघ की इस हरकत के बाद वहाँ खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ एक बार फिर शोर शराबा करने लगी, क्योंकि अगर वो बाघ किसी पर भी हमला कर देता तो उसका बच पाना बेहद मुश्किल था। इस खतरे को देखते हुए ही वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने उसके चारों तरफ जाल और रस्सी की घेरेबंदी कर दी। हालांकि गनीमत रही कि थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद वो बाघ फिर उसी तरह दीवार पर बैठ गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, लोगों की धड़कनें भी तेज हो रही थी। बाघ के रिहायशी इलाके में आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इसके बाद तो वहां बाघ को देखने के लिए इतने लोग जुट गए जैसे लगा कि वहां कोई मेला हो। मैदान के अलावा चारों तरफ मौजूद घरों की छतों पर भी लोग ही लोग खड़े दिखाई दिए। आसपास के गांव से भी कई लोग उसे देखने के लिए पहुंचने लगे। वो बाघ रात के अंधेरे में ही उस इलाके में पहुंचा। बताया गया कि कुत्तों के भौंकने पर लोगों की नजर उस पर पड़ी और जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा, उनकी नींद उड़ गई। इसके बाद तो गांव के लोग रात भर सो ही नहीं सके। रात के बाद कब दिन का उजाला हो गया, लोगों को पता ही नहीं चल सका। सबकी नजर हर पल उस बाघ पर टिकी थी। वो उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि वो किसी भी पल कहीं भी भागकर जा सकता था और ऐसे में कोई भी उसका शिकार भी बन सकता था। इसी वजह से लोग उसके आसपास ही घंटों तक खड़े रहे। और इसके बाद वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने की तैयारी शुरू की। वन विभाग के लोगों ने सबसे पहले तो उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाया ताकि उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन उस बाघ पर बेहोशी वाले इंजेक्शन का असर काफी देर में हुआ और फिर जैसे ही वो बेसुध होकर जमीन पर गिरा, वन विभाग के कर्मचारियों ने उस पर कपड़ा डालने की कोशिश की ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे।
और उसे बिना खतरे के बांधा जा सके। हालांकि ऐसा करने में टीम के पसीने छूट गए, क्योंकि वो बाघ जमीन पर गिरने के बाद भी कई बार उठ खड़ा हुआ। ये देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। बेहोशी की हालत में भी कोई उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब थोड़ी देर बाद वो बाघ पूरी तरह बेहोश हो गया, तब जाकर उसे बांधा गया और फिर वन विभाग की गाड़ी में चढ़ाया गया। गनीमत रही कि बिना किसी अनहोनी के वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया, नहीं तो इतना बड़ा बाघ किसी की भी जान ले सकता था। और इसीलिए उस बाघ को पकड़ने में एक साथ कई लोगों को जुटना पड़ा, जबकि उस पर बेहोशी वाले इंजेक्शन का असर लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद उस बाघ ने वन विभाग के कर्मचारियों को काफी देर तक छकाया। एक बार तो लगा कि वो काबू में आ गया है। ये जानकर एक आदमी ने उसकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन वो अपनी पूंछ छुड़ाकर फिर आगे की तरफ चला गया। ये देखकर वन विभाग के कर्मचारी भी हैरान हो गए। उन्होंने अब तक कई जानवरों का रेस्क्यू किया, लेकिन इस बाघ को पकड़ने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। जितनी देर वो बाघ उस गांव में रहा, लोग खौफ में रहे। उसका आतंक लोगों में इतना रहा कि वो सब काम छोड़कर सिर्फ उसका रेस्क्यू देखते रहे। हालांकि इससे पहले भी उस इलाके में कई बार लोगों का सामना बाघ से हो चुका है। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व होने की वजह से कई बार बाघ जंगल से निकलकर आसपास के इलाकों में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ जब करीब 10 घंटों तक किसी बाघ ने एक ही जगह पर डेरा जमाया हो। बड़ी खबर आई हिमाचल प्रदेश में जुटी पर्यटकों की भीड़ से जुड़ी। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए हजारों पर्यटक पहुंच गए। पिछले 3 दिनों में वहां की अटल टनल से 50,000 से ज्यादा लोग गुजर चुके हैं। गाड़ियों की भीड़ की वजह से वहां लंबा जाम लग गया। एक पर्यटक ने तो जाम से बचने के अपनी गाड़ी नदी में ही उतार दी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्ती बरती। नदी में गाड़ी उतारने वाले शख्स पर केस दर्ज कर लिया गया और उसका चालान भी काटा गया, क्योंकि उसने जान का जोखिम लेकर अपनी गाड़ी नदी में उतार दी। उस शख्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों तक जाने के रास्ते में लंबा जाम लगा हुआ था। और इसी जाम से बचने के लिए इस शख्स ने अपनी गाड़ी नदी में उतार दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, क्योंकि ये शख्स अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर लाहौल और स्पीति में नदी में उतर गया। गाड़ी जब नदी में उतरी तो पानी कम था, लेकिन इतना पानी जरूर था कि गाड़ी के पहिए डूब जाएं। इसलिए देखकर ऐसा लगा कि गाड़ी किसी नाव की तरह नदी पर तैर रही है, लेकिन ये सफर जोखिम से भरा था। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ी, खतरा बढ़ने लगा। कई बार ऐसे मौके आए जब गाड़ी लड़खड़ा गई, उसकी दिशा बदलने लगी। ये देखकर देखने वाले की सांस अटक गई, क्योंकि संतुलन बिगड़ने की वजह से गाड़ी बह सकती थी। और गाड़ी बह सकती थी, इस वजह से पर्यटकों की जान जा सकती थी, क्योंकि गाड़ी नदी में चल रही थी और गाड़ी चलाने वाले ने केवल और केवल जान से बचने के लिए ऐसा किया। लेकिन जब वो गाड़ी लेकर नदी में उतरा तो दूर से किसी ने इसका वीडियो बना लिया, और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये गाड़ी सड़क पर नहीं बल्कि नदी पर चल रही थी। गाड़ी के ड्राइवर ने ये खतरनाक कदम लाहौल से मनाली के रास्ते में लंबे जाम की वजह से उठाया और शॉर्टकट अपनाते हुए लाहौल घाटी की चंद्रा नदी में गाड़ी चलाने लगा। ये गाड़ी जब नदी में चल रही थी तो दूसरे किनारे पर खड़े लोग सांसें रोककर इसके किनारे पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लहरों के बीच गाड़ी के पहियों के नीचे बहुत सारे पत्थर आए। इससे गाड़ी कभी ऊपर होती तो कभी नीचे, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर ने इस सारे जोखिम को उठाते हुए नदी पार कर ली। लेकिन इस घटना का वीडियो वायरल होते ही प्रशासन सख्त हो गया। पुलिस ने गाड़ी का चालान काटा और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज किया, क्योंकि गाड़ी को नदी में उतारकर ड्राइवर ने ट्रैफिक के नियम तोड़े, अपनी और गाड़ी में सवार बाकी लोगों की जान जोखिम में डाली, और इसी वजह से लाहौल और स्पीति पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर का चालान काटा। इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत
केस दर्ज किया गया। और ये सब इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हजारों पर्यटक क्रिसमस और नया साल मनाने पहुंचे, लेकिन इसी बीच ये वीडियो आ गया। इसकी वजह से पर्यटकों की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा हो गया, क्योंकि हिमाचल सरकार का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में राज्य में 1 लाख से ज्यादा पर्यटक आ सकते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की इतनी भीड़ जुटेगी कि पैर रखने की जगह भी नहीं बचेगी। और इस बात का सबूत हिमाचल के रोहतांग पास से आई ये तस्वीरें हैं। वहां गाड़ियों का लंबा जाम लगा, मोटरसाइकिलें तो फिर भी इधर उधर से निकल गई, लेकिन गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। वो सड़क पर रेंगती नजर आई। अटल टनल में भी गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आई। टनल के अंदर और बाहर दोनों जगह लंबा जाम लगा। प्रशासन के मुताबिक अटल टनल से पिछले 3 दिनों में 50,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजर चुकी हैं। ये टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है और करीब 9 किलोमीटर लंबी है। ये लेह को हिमाचल के मनाली से जोड़ती है और इस टनल के बनने के बाद लेह और मनाली के बीच की दूरी करीब 45 किलोमीटर कम हो गई है। और इसीलिए दिसंबर के महीने में इस टनल से आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि नए साल का जश्न मनाने के लिए मनाली लोगों की पसंदीदा जगहों में एक है। और इसीलिए मनाली में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। वहाँ की माल रोड पर लोग ही लोग दिखे। चमक धमक से सजी दुकानों के बीच कुछ लोग घूमते दिखे, तो कुछ लोग सामान के साथ मॉल रोड पर खड़े नजर आए, क्योंकि उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी। अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में ये भीड़ बढ़ सकती है और इसीलिए प्रशासन ने तैयारी को कड़ा कर दिया। सेफर मोबिलिटी के लिए जो है हमने 3 रिजर्व पुलिस की अलग से बुलवाई हुई है। भीड़ की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन वो मनाली की खूबसूरती का मजा लेने के लिए परेशानी उठाने को तैयार दिखे। फिर हमारे सी में आया, फिर ये वो बहुत स्ट्रगल किया, बट यहाँ आके ऐसा लगता है कि सब जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मनाली हिमाचल के कुल्लू जिले का हिस्सा है और कुल्लू पुलिस के मुताबिक वहाँ 23 दिसंबर को 14,000 गाड़ियाँ पहुँची, जबकि 24 दिसंबर को 15,000 से अधिक गाड़ियां आईं और क्रिसमस के दिन तो वहां शाम तक 13,000 गाड़ियां पहुंची। हजारों की इस भीड़ को संभालने के लिए कुल्लू में 400 पुलिस जवानों को ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया और ये सभी पुलिस वाले कुल्लू, मनाली, अटल टनल और कसोल जैसे इलाकों में तैनात कर दिए गए, क्योंकि नए साल से पहले हजारों लोग हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की आवभगत के लिए प्रशासन को निर्देश भी जारी कर दिए। और इन निर्देशों में पर्यटकों के साथ सख्ती नहीं करने को कहा गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं की बात की। वो जब ये बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि नए साल पर हिमाचल आने वाले पर्यटकों को खास रियायत दे रहे थे। किसी पर्यटक कहीं ज्यादा झूम गया तो उसे पुलिस थाने में नहीं डालना है, उसे उसके घर में उसको उसके घर में और या होटल में छोड़ देना है। वैसे सीएम की ये रियायत केवल पर्यटकों के लिए है, हिमाचल के लोगों के लिए नहीं। यही नहीं, राज्य सरकार ने पर्यटकों से अपील की कि वो नियमों का पालन करें, क्योंकि लाहौल और स्पीति की चंद्रा नदी में गाड़ी चलाने जैसी घटना बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सिपाही सचिन राठी की मौत के बाद उनकी कांस्टेबल मंगेतर बदहवास हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि सचिन अब इस दुनिया में नहीं है। एक रोज पहले हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुए हमले में सचिन राठी की मौत हो गई। और जैसे ही उनकी मौत की खबर उनकी मंगेतर कोमल तक पहुंची, वो बुरी तरह टूट गई। वो कैमरे के सामने फपक पड़ी। बदहवासी की हालत में वो उन्हें संभाल रहे एक पुलिस वाले पर बरस पड़ी। मुठभेड़ में घायल होने के बाद सचिन को कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर मिलते ही कोमल भी कानपुर पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचिन की मौत हो चुकी है। इस दौरान कई लोग उन्हें संभालने की कोशिश करते दिखाई दिए। वहां मौजूद लोग उन्हें एक कार से ले जाने की कोशिश कर रहे थे,
जबकि कोमल सचिन के शव के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी। इस दौरान कोमल बेहद गुस्से में नजर आई। हालांकि कई लोगों ने मिलकर उन्हें समझाया और फिर उन्हें किसी तरह दूसरी गाड़ी में वहां से ले गए, लेकिन इस दौरान वो लगातार रोती रही। जानकारी के मुताबिक अगले साल फरवरी में 29 साल के सचिन के साथ कोमल की शादी होनी थी। सचिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे और 2019 में वो पुलिस में भर्ती हुए थे और इस वक्त वो कन्नौज के विशुनगढ़ थाने में तैनात थे और उनकी मंगेतर कांस्टेबल कोमल भी कन्नौज के ही थाने में तैनात हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शादी से पहले ही इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। हुआ यूं कि एक रोज पहले विशुनगढ़ थाना इलाके के हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव को पकड़ने पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची। उस टीम में सचिन भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, हिस्ट्री शीटर मुन्ना और उसके बेटे ने अपने घर की छत से उन पर फायरिंग शुरू कर दी और करीब 4 घंटे तक हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से 40 गोलियां चली। इसी फायरिंग में एक गोली सिपाही सचिन को लग गई। उन्हें घायल हालत में फौरन कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव और उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सिपाही सचिन की मौत के बाद उनकी मंगेतर कोमल की हालत खराब हो गई। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इस बीच उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। वहां बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी को भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ गया। बीजेपी सांसद का आरोप है कि राज्य की सत्ता में मौजूद बीजेडी यानी बीजू जनता दल से जुड़े लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन्हें घंटों तक वहां रोक कर रखा, क्योंकि वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की कार के चारों तरफ लोग ही लोग नजर आए। इसके बाद उनमें कुछ महिलाएं कार के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की भी करने लगी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन लोगों को एक दूसरे से अलग करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भीड़ में मौजूद दोनों तरफ के कुछ लोगों के बीच हाथापाई हो गई। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने आरोप लगाया कि हंगामा करने वाले लोग नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के समर्थक थे और उन्होंने करीब 2 घंटों तक उनकी कार के सामने हंगामा किया। और फिर तो वहां ऐसा बवाल मचा कि पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। एक तरफ बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी के समर्थक थे तो दूसरी तरफ हंगामा करने वाले लोग थे। हैरत की बात यह रही कि वहां हंगामे की शुरुआत महिलाओं ने की थी और फिर दोनों तरफ की महिलाएं एक दूसरे से मारपीट पर उतर आईं। वहां से आए एक वीडियो में ये साफ नजर आया कि दोनों तरफ की कई महिलाएं एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश करती दिखाई दी और जब पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की तो उन महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए। इस दौरान वो लोग न सिर्फ आपस में उलझे बल्कि पुलिस वालों से भी कई महिलाएं बहस करती दिखाई दी। इस बहस के बीच उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दिया। हालांकि मामला बिगड़ता देख पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उन महिलाओं को किसी तरह वहां से अलग किया और तब जाकर बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की गाड़ी वहां से निकल पाई। लेकिन इसके बाद इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि ओडिशा की राजनीति में नई बहस छिड़ गई, क्योंकि बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने इसे एक सांसद की सुरक्षा में चूक का मामला बताते हुए सीधे सीधे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को ही निशाने पर ले लिया और उनसे जवाब मांगते हुए एक पत्र लिखा। अपराजिता सारंगी ने आरोप लगाया कि हंगामा करने वाले लोग मुख्यमंत्री की पार्टी बीजेडी से संबंधित थे और उन्होंने जानबूझकर उनकी गाड़ी के सामने घंटों तक हंगामा किया। उनके मुताबिक जब वो संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा के लिए पहुंची तो वहां हंगामा करने के इरादे से भीड़ जुटने लगी थी। इसके बाद उन लोगों ने करीब 2 घंटे तक बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की गाड़ी को टस से मस तक नहीं होने दिया। अपराजिता सारंगी ने उस चिट्ठी में ये दावा भी किया कि उन्हें ना तो कार से बाहर निकलने दिया और ना ही वहां से जाने दिया गया।
मतलब एक तरह से उस भीड़ ने करीब 2 घंटे तक उन्हें बंधक बना कर रखा। इस चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि इस तरह उनका रास्ता रोकने से उनका काफी समय बर्बाद हुआ, क्योंकि उनके मुताबिक उस दौरान कई लोग उनके दफ्तर में उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन हंगामा करने वाले लोगों ने उनकी कार को आगे जाने नहीं दिया। हालांकि बीजेडी या फिर नवीन पटनायक की तरफ से इस मामले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। उधर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के एक बयान पर भड़की टीएमसी ने कोलकाता में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। सुकांत मजूमदार का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने लेफ्ट को निशाने पर लिया था। उनका आरोप था कि लेफ्ट गीता पाठ से ज्यादा फुटबॉल खेलने को तरजीह देता है। और इसी बयान पर भड़की टीएमसी ने कोलकाता में एक रैली निकाली जिसमें पार्टी की 2 महिला कार्यकर्ता नजर आईं। ये रैली निकाली तो गई थी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन इस दौरान उन कार्यकर्ताओं के हाथों में फुटबॉल नजर आई और उनमें एक कार्यकर्ता लगातार हाथों से फुटबॉल को उछालती और फिर उसे लपकती नजर आई। ऐसी तस्वीर आम तौर पर किसी प्रदर्शन में नजर नहीं आती है, लेकिन फुटबॉल पर दिए बयान के विरोध में निकाली गई इस रैली में इसी खेल को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। इसका सबूत थोड़ी ही देर बाद देखने को मिल गया, जब अचानक वो दोनों कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही फुटबॉल खेलने लगी। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने सड़क को ही मैदान बना लिया। इसके बाद कुछ और लोग भी वहां इस अनोखे प्रदर्शन में उनके साथ शामिल हुए और उन्होंने बीच सड़क पर ही टीएमसी की रैली को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने एक घेरा बनाकर सड़क को फुटबॉल का मैदान बना लिया और कुछ देर तक पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर ही फुटबॉल खेलने लगे। वहीं उनके चारों तरफ इकट्ठा हुए लोग लगातार नारेबाजी करते रहे। इस गोल के होते ही वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। इसके बाद टीएमसी की रैली एक बार फिर आगे बढ़ गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी तरह आगे चलकर कई जगहों पर फुटबॉल खेली और बीजेपी के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। इससे पहले टीएमसी ने बैनर और पोस्टर लेकर कोलकाता में रैली निकाली। इस रैली में सबसे आगे चल रहे कार्यकर्ता विवेकानंद का बैनर लेकर चलते दिखाई दिए। उनके पीछे चल रहे कई कार्यकर्ताओं के हाथों में भी फुटबॉल नजर आई। इसके साथ ही वो विवेकानंद के पोस्टरों के साथ भी दिखे। और टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अपने बयान से विवेकानंद का अपमान किया। हालांकि बाद में सुकांत मजूमदार ने उस पर सफाई भी दी और टीएमसी के इस कदम को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बता दिया। लेकिन टीएमसी शांत नहीं हुई और उसने माफी मांगे जाने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया। बीजेपी को घेरने के लिए कोलकाता में निकाली गई इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता दिखाई दिए। इस दौरान कई लोगों के हाथों में पार्टी का झंडा भी नजर आया। राज्य की सियासत उसी दिन से गरमाई हुई है जिस दिन से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में सुकांत मजूमदार ने सनातन धर्म का जिक्र करते हुए ये बयान दिया था कि वामपंथी विचारधारा की वजह से कुछ लोग फुटबॉल के खेल को गीता से ज्यादा अहमियत देते हैं। असल में विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर गीता पढ़ने के बजाय कोई फुटबॉल खेलता है तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। और इसी बात को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से जोड़ते हुए टीएमसी ने उनके खिलाफ मोर्चा निकाला। बड़ी खबर आई मुंबई से, जहां भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी जहाज आईएनएस इम्फाल को शामिल कर दिया गया। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समंदर के इस नए सिकंदर को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत रखने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स के साथ आधुनिक निगरानी रेडार से लैस भारत का ये बाहुबली समंदर में दुश्मनों को डुबोने के लिए तैयार हो गया है। यानी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों को नौसेना का ये महाबली जहाज पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखता है। आईएनएस इम्फाल की वजह से भारतीय नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा हो गया और आधुनिक हथियारों से लैस इस जहाज की खूबियों के बारे में जानकार दुश्मन देशों के होश उड़ चुके हैं।
क्योंकि समंदर के इस नए सिकंदर INS इम्फाल पर ऐसे हथियार मौजूद हैं जो दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं। भारतीय नौसेना ने इस महाबली जहाज की ताकत की झलक भी दुनिया को दिखा दी। समंदर की लहरों पर सवार नए नवेले INS इम्फाल से भारतीय नौसेना ने पिछले महीने लंबी दूरी तक मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी, जिसने पहले से तय लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक हमला किया। नौसेना की तरफ से जारी वीडियो में इस जंगी जहाज से निकलने वाले ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री तक घूमकर टारगेट पर हमला करती दिखी। यानी नौसेना के बेड़े में शामिल होने से 1 महीने पहले ही INS इम्फाल ने अपनी ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया था। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से भारत के दो दुश्मनों पाकिस्तान और चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। INS इम्फाल को भारतीय नौसेना ने ही डिजाइन किया और भारत में ही इसका निर्माण किया गया। इसके बाद INS इम्फाल को नौसेना की पश्चिमी कमान में शामिल कर लिया गया। यानी ये स्वदेशी जंगी जहाज हिंदुस्तान की समुद्री सीमा पर चट्टान की तरह तैनात रहकर सुरक्षा करेगा। INS इम्फाल की बनावट और इस पर तैनात हथियार इसे दूसरे जंगी जहाजों से अलग बनाता है। समंदर के नए महाबली की बनावट पर नजर डालें तो इसकी लंबाई 535 फीट है और ऊंचाई 57 फीट यानी करीब 6 मंजिल के मकान के बराबर। नौसेना का ये बाहुबली 74 लाख किलोग्राम वजनी है। रफ्तार की बात करें तो ये समंदर की लहरों पर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है और एक साथ इस पर 300 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। और कहा जा रहा है कि INS इम्फाल की बनावट देखकर ही दुश्मनों की नींद उड़ गई है। मुंबई में इस जंगी जहाज को नौसेना के बेड़े में शामिल करने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के दुश्मनों को भी सीधी चेतावनी दे दी। INS इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा। यानी समंदर में चीन की बढ़ती घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए INS इम्फाल की तैनाती बेहद कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि चीन ने बीते कुछ साल में न सिर्फ जमीन बल्कि समंदर में भी घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाई हुई है, लेकिन INS इम्फाल के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद न सिर्फ भारत की निगरानी क्षमता बढ़ गई बल्कि दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला करने की शक्ति में भी इजाफा हो गया। क्योंकि हिंदुस्तान के इस शक्तिशाली जहाज पर बराक और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो चुटकी बजाते ही समंदर में दुश्मन के जहाजों की समाधि बनाने की ताकत रखती हैं। ये हमारी नेवी को और हमारे देश को और सुदृढ़ बनाएगा। INS इम्फाल पर सतह से सतह पर मार करने वाली 8 बराक मिसाइलें मौजूद हैं, जबकि 90 डिग्री तक घूमकर लंबी दूरी तक मार करने वाली 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा ताकतवर सर्वेलेंस रेडार और 76 mm रैपिड माउंट गन यानी लगातार गोलीबारी करने वाली शक्तिशाली बंदूक लगी हुई है। और इतना ही नहीं, INS इम्फाल एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से भी लैस है। और सबसे खास बात ये कि इस जंगी जहाज के निर्माण में स्वदेशी स्टील का इस्तेमाल किया गया, यानी इसका 75% हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है। और इसके निर्माण में कई बातों का खास ख्याल रखा गया है। भारतीय नौसेना का दावा है कि ये वॉरशिप परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों के हालात में भी लड़ने में सक्षम है। यानी परमाणु हमले के वक्त भी समंदर का ये सिकंदर मोर्चा संभाल सकता है। INS इम्फाल पर 21 इंच के 4 टॉर्पेडो ट्यूब्स और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। वॉरशिप पर मौजूद सोनार सिस्टम दुश्मन की पनडुब्बियों का सटीक पता लगाता है, जिससे उन पर हमला करना आसान हो जाता है। सोनार के इनपुट के बेसिस पर ये इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर फायर करा जाता है। इसके बेसिस पर आप एनिमी सबमरीन को डुबा सकते हैं। INS इम्फाल पर एक साथ 2 वेस्टलैंड सी किंग या ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। नेवी के अधिकारी इस जंगी जहाज को समंदर के पानी पर तैरता हुआ एक आधुनिक शहर बताते हैं। ये मशीनरी कंपार्टमेंट शिप का दिल है और ये पूरी शिप जो है वो एक स्मार्ट सिटी है। नेवी के अफसरों ने बताया कि इस युद्धपोत में ऐसे सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं, और इन सेंसर्स को ऐसे डेक में लगाया गया है जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता।
लेकिन आईएनएस इम्फाल पर मौजूद खतरनाक हथियार और रेडार सिस्टम ही इसे दूसरे जंगी जहाजों से अलग नहीं बनाते, बल्कि इस जहाज के अंदर मौजूद दूसरी सुविधाएं भी इसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। क्योंकि आईएनएस इम्फाल को बनाते समय नेवी ने इस बात का ध्यान रखा था कि लंबे वक्त तक समंदर में रहकर देश की सुरक्षा करने वाले नौसैनिकों की सुविधाओं में कोई कमी न रहे। आईएनएस इम्फाल 42 से 45 दिनों तक लगातार गहरे समंदर में रह सकता है और इस दौरान नौसैनिकों की मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएनएस इम्फाल में एक छोटा अस्पताल भी बनाया गया है, जहां ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक तैयार किया गया। ऑपरेशन थिएटर की यहाँ पर पूरी तैयारी की हुई है, बाकायदा मरीजों के लिए बेड लगे गए हैं। मिनी हॉस्पिटल के अलावा आईएनएस इम्फाल में पहली बार भारतीय महिला नौसैनिकों के लिए अलग से रहने के लिए इंतजाम किए गए हैं, यानी महिला नौसैनिकों के रहने के लिए अलग से कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पहली बार 12 फीमेल ऑफिसर के लिए एकोमोडेशन एरिया बनाएंगे। पुराने जंगी जहाजों में महिला नौसैनिकों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था नहीं होती थी, उन्हें पुरुष नौसैनिकों के रहने वाली जगहों में ही रहना पड़ता था। लेकिन आईएनएस इम्फाल में सब कुछ बदल गया और इसीलिए इस जंगी जहाज को आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। जंगी जहाज आईएनएस इम्फाल का नाम मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नाम पर रखा गया है और ये इस बात की अहमियत को दर्शाता है कि देश की सुरक्षा और समृद्धि में देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र भी अहम है। जंगी जहाज का नाम मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नाम पर रखने के फैसले को साल 2019 में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। नेवी के मुताबिक आईएनएस इम्फाल के बनाने और उसके टेस्टिंग में लगा समय किसी भी भारतीय डिस्ट्रॉयर वॉरशिप के बनने में लगा सबसे कम वक्त है। आईएनएस इम्फाल की आधारशिला 19 मई 2017 को रखी गई थी और जहाज को 20 अप्रैल 2019 को पानी में उतारा गया था और 28 अप्रैल 2023 को अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ था। 6 महीने के रिकॉर्ड समय सीमा के भीतर 20 अक्टूबर 2023 को इसकी डिलीवरी हो गई। समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना तेजी से जंगी जहाजों के निर्माण पर काम कर रही है। खबरों के मुताबिक 2035 तक भारतीय नौसेना अपने बेड़े में 175 जहाजों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय नौसेना के पास इस वक्त 17 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर समेत 150 वॉरशिप मौजूद हैं। ब्रेकिंग न्यूज आई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए संदिग्ध धमाके से जुड़ी। इजरायली दूतावास के पीछे जिस जगह पर धमाका होने की खबर है उसके पास ही एक चिट्ठी भी मिली है। वहां मिली ये चिट्ठी इजरायल के राजदूत को लिखी गई है। इस चिट्ठी के साथ एक झंडा भी लिपटा हुआ है। पुलिस ने चिट्ठी को अपने कब्जे में ले लिया। आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, चिट्ठी को लेकर, धमाके को लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कई घंटों से मौके पे मौजूद थी और दिल्ली पुलिस को एक लेटर मिला है, जो लेटर जो है इजरायली दूतावास के राजदूत को एड्रेस किया गया है और उसमें एक झंडा लपटा गया है। इसकी जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही है, न केवल एंटी सोशल एलिमेंट बल्कि टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही, क्योंकि इसके पहले भी कुछ साल पहले इजरायली एम्बेसी के बाहर एक ब्लास्ट हुआ था और जिसकी जांच एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी। हालांकि वो मामला अब तक अनसुलझा है कि आखिर उस ब्लास्ट की सच्चाई क्या थी। इसलिए तमाम एजेंसियां आज पूरी तरह से अलर्ट पे थी और तमाम एजेंसियों ने कई घंटे का सर्च ऑपरेशन किया है, जिसके बाद जो धमाके की बात की जा रही थी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर इस पर क्या कॉन्स्पिरेसी इजरायली एम्बेसी के बाहर लेटर की क्या सच्चाई है, इसकी जांच जो है अब तमाम सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और सेंट्रल एजेंसियों की कई टीम जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है। जानकारी के लिए शुक्रिया आनंद। और इससे पहले उस वक्त हड़कंप मच गया जब इजरायल के दूतावास के पीछे खाली पड़े प्लॉट में संदिग्ध धमाके की कॉल मिली, जिसके बाद आनन फानन में दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, लेकिन जांच में पुलिस को वहां से कुछ भी नहीं मिला। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम उस इलाके की तलाशी में जुटी है। फॉरेंसिक विभाग की टीम भी इसकी जांच कर रही है। इसके साथ ही तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई, क्योंकि धमाके की जो कॉल मिली थी वो इजरायली दूतावास के पीछे की घटना बताई जा रही है। इसीलिए दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए। दिल्ली में मौजूद इजरायली दूतावास हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और उसके पीछे धमाके की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए।
पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि ये कॉल किसने और किस मकसद से की थी। इधर 200 करोड़ के पुलिस को जांच में कुछ नहीं मिला है, लेकिन अभी भी पुलिस को बेहद तफ्तीश से, बेहद गहराई से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का एक नया कारनामा सामने आया। आरोप है कि उसने जेल में बैठकर विदेशी नंबरों से एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को व्हाट्सएप के जरिए कई मैसेज भेजे थे और उन मैसेज में सुकेश ने जैकलीन से अपने प्यार का खुलेआम इजहार तक किया था। सुकेश चंद्रशेखर के जो मैसेज सामने आए उनमें एक में उसने जैकलीन को कोर्ट में पेशी के दौरान काले कपड़े पहनकर आने की गुजारिश की थी। जेल के सूत्रों का दावा है कि विदेशी और फर्जी नंबरों से सुकेश ने जैकलीन को इसी साल 30 जून को ये मैसेज भेजे थे और उसी व्हाट्सएप मैसेज में उसने कोर्ट में जैकलीन को काले कुर्ते या काले रंग का कपड़ा पहनकर आने के लिए कहा था, ताकि उसे ये पता चल सके कि जैकलीन ने उसके सारे मैसेज पढ़ लिए हैं। इस मैसेज में उसने जैकलीन से अपने प्यार का इजहार भी किया। हालांकि जेल के सूत्रों का दावा है कि सुकेश की लाख मिन्नतें करने के बाद भी सुनवाई के दौरान जैकलीन काले कपड़े पहनकर नहीं आई थी। दावा है कि जैकलीन के कोर्ट में काले कपड़े पहनकर नहीं आने की वजह से सुकेश काफी परेशान हो गया था। और जेल के सूत्रों के मुताबिक जैकलीन के काले रंग की ड्रेस नहीं पहनने के बाद सुकेश ने उसे मनाने के लिए एक दूसरा व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा था। उस मैसेज में उसने जैकलीन के काले कपड़े नहीं पहनने पर दुख जताया था और ये नसीहत दी थी कि उसे अनदेखा करने से उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मतलब सुकेश को ये समझ आ चुका था कि जैकलीन किसी भी सूरत में उससे छुटकारा चाहती है और दावा है कि इसीलिए वो लगातार जैकलीन को मनाने में जुटा था। सुकेश ने जेल से फर्जी नंबरों से जैकलीन को कई मैसेज भेजे थे। सूत्र बताते हैं कि सुकेश ने इसी तरह के एक दूसरे मैसेज में नाम में एक्स्ट्रा ई लगाने की वजह से जैकलीन के ट्रोल होने का भी जिक्र किया। ये तब्दीली जैकलीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में की थी, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया। उसने दावा किया कि ट्रोल करने वाले लोग फर्जी हैं और आने वाले वक्त में वो सुपरस्टार बनेगी। असल में जैकलीन ने इसी साल जून में अपने नाम में एक एक्स्ट्रा ई जोड़ लिया था और इसके अलावा सुकेश ने एक दूसरे मैसेज में फिल्म निर्देशक लव रंजन के साथ एक फिल्म डील का भी जिक्र किया। उसने जैकलीन को लिखे मैसेज में ये दावा किया कि जल्द ही लव रंजन उससे संपर्क करेंगे। हालांकि इस मामले में जैकलीन ने दिल्ली पुलिस को ये शिकायत दी है कि जेल से सुकेश उन्हें मैसेज भेजकर परेशान कर रहा है। बड़ी खबर आई समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म से जुड़े विवादास्पद बयान से जुड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म से जुड़े विवादास्पद बयान से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया। डिंपल यादव ने बयान दिया कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव भी इस बयान से सहमत नहीं है। यानी हिंदू धर्म से जुड़े विवादास्पद बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ गए, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनके बयान से किनारा कर लिया। और मैनपुरी के एक कार्यक्रम में पहुंची डिंपल यादव ने मीडिया के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा कर लिया। जो उनकी राय है ये सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की इससे कोई लेना देना नहीं है। डिंपल यादव जब वहां पहुंची तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी ने उनके पैर छुए तो किसी ने अपनी अपील से जुड़ी चिट्ठी उनके हाथों में पकड़ा दी और फिर डिंपल यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और वहां समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। लेकिन इससे पहले ही मीडिया ने डिंपल यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बारे में सवाल पूछ डाला। डिंपल का इस मामले में जो जवाब आया वो बिल्कुल नपातुला था, क्योंकि उन्होंने खुद तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा किया ही, अखिलेश की राय भी इस बारे में साफ कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी की सोच नहीं है। हिंदू धर्म पर कई विवादास्पद बयान दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक दिन पहले ही हिंदू धर्म पर विवादास्पद बयान दिया था। हिंदू एक धोखा है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य से इस बारे में कई सवाल पूछे गए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि खबर है कि अखिलेश ने उनसे इस तरह का बयान देने से बचने के लिए कहा था।
बड़ी खबर आई विपक्षी गठबंधन में पीएम के चेहरे पर चल रही खींचतान से जुड़ी। शरद पवार ने बयान दिया कि पीएम पद का चेहरा प्रोजेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 1977 का जिक्र करते हुए ये बयान दिया, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि खड़गे के नाम पर सोचा जा रहा है, लेकिन खुद खड़गे ने इस खबर को खारिज कर दिया था। लेकिन अटकलें लगी थी कि खड़गे के नाम का जिक्र होते ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नाराज हो गए थे और अब शरद पवार ने विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार पर बयान दे डाला और पुणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने 1977 के आम चुनाव के बाद मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने का जिक्र किया और फिर विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम के चेहरे की जरूरत को ही नकार दिया। लोग वजन करने का स्थिति में आगे से लोग निर्णय घेर सकते। इससे एक दिन पहले नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी की खबरों पर 6 दिन बाद चुप्पी तोड़ी थी। गलत नहीं भाई, गलत है। हम जरा भी नाराज नहीं है। अवकारात हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए। नीतीश ने अपने हाव भाव और बात करने के तरीके से बताने की कोशिश की थी वो किसी पद की इच्छा नहीं रखते। लेकिन अगले ही दिन शरद पवार का ऐसा बयान आया कि एक बार फिर विपक्ष के पीएम पद के चेहरे के मुद्दे पर बात होने लगी, क्योंकि इधर शरद पवार ने पुणे में ये बयान दिया, उधर बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने बैठक की और दिल्ली में इन नेताओं के साथ मंथन किया। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के सांसद और विधायक शामिल हुए। इस बैठक में पहुंचे राहुल, खड़गे और केसी वेणुगोपाल साथ बैठे दिखे और खबर आई कि बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। यानी कांग्रेस ने बिहार से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में पीएम पद का चेहरा और सीट शेयरिंग अहम मुद्दा है। और खबर है कि राहुल गांधी और खड़गे ने इसी मुद्दे पर बिहार कांग्रेस के नेताओं से बात की, जबकि बैठक से ठीक पहले पवार ने विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम के चेहरे की जरूरत को नकार दिया था। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में गाजा में सीजफायर की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। फिलिस्तीन के हजारों समर्थकों ने वहां की सड़कों पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान वो लोग पुलिस से ही भिड़ गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते नजर आए। वहां से आई एक तस्वीर में एक प्रदर्शनकारी लाउड स्पीकर लेकर पुलिस के सामने नारेबाजी करता नजर आया। ऐसे में जब एक पुलिसकर्मी ने उससे वो लाउड स्पीकर छीनने की कोशिश की तो वो प्रदर्शनकारी उस पुलिसकर्मी से भिड़ गया और जैसे जैसे वो पुलिसकर्मी उसकी तरफ बढ़ता गया वो लाउड स्पीकर लेकर पीछे हटता चला गया और आगे जाकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे पैरों के बल जकड़ लिया और उससे लाउड स्पीकर छीन लिया। ऐसे में वो प्रदर्शनकारी काफी देर तक झटपटाता रहा और इसके बाद पुलिस उस प्रदर्शनकारी को वहां से उठाकर ले गई, क्योंकि फिलिस्तीनी समर्थकों ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने गाजा में जारी जंग में सीजफायर की मांग की और फिलिस्तीनियों के समर्थन में नारे भी लगाए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें फिलिस्तीन को आजाद करो के पोस्टर नजर आए। इसके अलावा कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा भी लहराते दिखे। वहां हुए प्रदर्शन में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल हुई और उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान सब लोगों ने एक सुर में गाजा में जल्द से जल्द सीजफायर की मांग की। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमले के बाद गाजा में जो जंग शुरू हुई उसमें वहां रहने वाले हजारों बेकसूरों की मौत का दावा किया गया और इसीलिए न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी समर्थकों ने पहले मार्च निकाला और फिर एक जगह इकट्ठा होकर जमकर प्रदर्शन किया और गाजा में जारी जंग को रोकने की मांग की। बड़ी खबर आई इजरायल और ईरान में बढ़े टकराव से जुड़ी। खबर है कि सीरिया में ईरान की सेना के एक बड़े कमांडर की मौत के बाद इजरायल और ईरान में जंग छिड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि ईरान के उस कमांडर को हवाई हमले में मारा गया।
और उस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार बताया गया। इजरायल का नाम आते ही ईरान बुरी तरह भड़क गया और उसने दो टूक कह दिया कि वो अपने कमांडर की मौत का बदला किसी भी कीमत पर लेगा, जिसके बाद ऐसी आशंकाएं जताई जाने लगी कि अपने टॉप कमांडर की मौत के बाद ईरान इजरायल के खिलाफ अपनी सेना उतार सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरे पश्चिम एशिया पर जंग का खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि गाजा में इजरायल और हमास की लड़ाई ने पहले ही पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। ऐसे में एक और चिंगारी पूरे पश्चिमी एशिया में तबाही ला सकती है। और इसी बीच सीरिया में ईरान के सैयद राजी मसाफी नाम के कमांडर को मौत के घाट उतारकर इजरायल ने ईरान को सीधी चुनौती दे डाली। इजरायल की सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में हवाई हमले के दौरान ईरान के उस कमांडर को ढेर कर दिया। दावा किया गया कि इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गोलान हाइट्स इलाके से मिसाइलें दागी और इजरायली हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धुएं का गुबार नजर आया। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में कमांडर सैयद राजी मसाफी के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात कई कर्मचारियों की मौत हो गई। लेकिन अपने ही कमांडर की मौत के बाद गुस्से से आग बबूला हुए ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो इजरायल से इस कार्रवाई का बदला सूद समेत लेगा। क्योंकि ईरान के मीडिया के मुताबिक इजरायल के हमले में मारे गए कमांडर सैयद राजी मसाफी सीरिया में लंबे समय से तैनात थे और वो इजरायल के पड़ोसी सीरिया ही नहीं बल्कि लेबनान में भी ईरान की पैठ बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि मसाफी की मौत के बाद इन इलाकों में ईरान की पकड़ कमजोर हो सकती है, क्योंकि इजरायल ने भी कमांडर मसाफी को ठिकाने लगाकर ईरान को बड़ी चोट देने का दावा किया। और इस हमले के बाद ईरान की ओर जो आक्रामक बयान सामने आए उनसे भी साफ हो गया कि इजरायल का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा, क्योंकि कमांडर सैयद राजी मसाफी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति से लेकर मंत्री तक इजरायल पर बरस पड़े। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दो टूक कह दिया कि अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान किसी भी हद तक जाएगा, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि कमांडर मसाफी की हत्या करके इजरायल ने अपनी तबाही की उल्टी गिनती शुरू कर दी। यानी गाजा में हमास के लड़ाकों से निपटने में जुटे इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही नहीं, आशंका जताई गई कि ईरान के कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाके इजरायल पर हमले तेज कर सकते हैं, क्योंकि इजरायल पर हमास के हमले के बाद से ही ईरान समर्थित इन चरमपंथी संगठनों ने इजरायल की नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान से उत्तरी इजरायल पर रुक रुक कर बम बरसा रही हैं, तो यमन में मौजूद हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इजरायल के जहाजों का निकलना दूभर कर दिया है। ऐसे में दावा किया गया कि अपने टॉप कमांडर मसाफी की मौत के बाद भड़का ईरान इजरायल को सबक सिखाने के लिए हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि माना जाता है कि इन चरमपंथी संगठनों के लड़ाके ईरान के इशारे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में अगर हमास की तरह हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाके भी जंग में पूरी ताकत के साथ कूद गए तो इजरायल की सेना के लिए 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ना भारी पड़ सकता है, क्योंकि हवाई हमलों में ईरान के कमांडर को मारकर इजरायल ने उसके पुराने जख्म हरे कर दिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 3 साल पहले इजरायल की ही तरह अमेरिका ने भी ईरान की स्पेशल फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। और अब अपने जिगरी दोस्त अमेरिका की राह पर चलते हुए इजरायल ने भी ईरान को बड़ा झटका दे दिया। कासिम सुलेमानी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद वहां का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था, लेकिन अमेरिका कासिम सुलेमानी को अपने सबसे बड़े दुश्मनों में एक मानता था। और साल 2020 में वो अमेरिका के हवाई हमले में इराक की राजधानी बगदाद में मारे गए थे। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका से कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन इसी बीच इजरायल ने कासिम सुलेमानी के करीबी माने जाने वाले ईरान के कमांडर सैयद राजी मसाफी को मौत देकर उसके पुराने जख्मों पर भी नमक छिड़क दिया, क्योंकि इसके बाद कहा जाने लगा कि कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले की बात करने वाला ईरान
अपने एक और कमांडर को नहीं बचा पाया। उधर गाजा में इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में मदद लेने आए फिलिस्तीनियों की भीड़ पर हथियारबंद लड़ाके ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए। इस गोलीबारी का आरोप हमास के लड़ाकू पर लगा। गाजा पर इजरायल के हमलों के बाद से ही कई देश वहां रहने वाले लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और सैकड़ों फिलिस्तीनियों की वो भीड़ दूसरे देशों से आई मदद लेने के लिए वहां पहुंची थी। लेकिन इसी दौरान वहां अचानक फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। जंग की आग में झुलस रहे गाजा के वो लोग वहां मदद की उम्मीद में पहुंचे थे, क्योंकि गाजा पर हमले के बाद से ही इजराइल की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है और वहां रहने वाले लोगों को खाने पीने की चीजों से लेकर दवाओं तक की किल्लत हो गई है। ले देकर मिस्र से लगने वाला रफा बॉर्डर ही एक रास्ता बचा है जहां से गाजा में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन गाजा में मदद पहुंचने के बाद भी उसे पाने के लिए वहां के लोगों को जूझना पड़ रहा है, जिसकी गवाही ये वीडियो भी दे रहा है, जिसमें दिखा कि राहत सामग्री लेने के लिए इतने बड़े पैमाने पर लोग वहां इकट्ठा हो गए कि एक लंबा चौड़ा रास्ता लोगों से पूरी तरह ढक गया। लोगों की ऐसी भीड़ कि वहां कदम रखने तक की जगह ना मिले। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाजा के लोगों को जरूरी चीजों के लिए भी किस कदर जूझना पड़ रहा है। लेकिन मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब राहत सामग्री लेने पहुंचे उन लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से वहां ऐसी भगदड़ मची कि मदद की आस में आए फिलिस्तीनी अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। इस गोलीबारी का आरोप हमास के लड़ाकों पर लगा। रास्ते से भीड़ के हटने के बाद कई लोग जमीन पर लेटे नजर आए, जबकि इस दौरान हथियारबंद लड़ाके लोगों को खदेड़ते दिखे और दावा किया गया कि उनके इस हमले में कई फिलिस्तीनी घायल हो गए। इस बीच चीन में 72 साल बाद ऐसी ठंड पड़ी कि वहां के कई इलाकों में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच गया। 11 दिसंबर से चीन में जारी बर्फीले तूफान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि वहां पड़ रही हाड़ कपा देने वाली ठंड की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। चीन की राजधानी बीजिंग में तो तापमान -10 डिग्री के नीचे तक पहुंच गया। लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी और शीतलहर का असर सिर्फ बीजिंग में ही देखने को नहीं मिला। वहां शैनडोंग प्रांत में इसका सबसे ज्यादा कहर देखा गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों और मकानों से लेकर पेड़ पौधों तक सब के सब बर्फ में ढके हुए नजर आए। रास्तों पर हजारों टन बर्फ गिरने की वजह से उन पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती दिखाई दी। पूरा शहर दूर दूर तक बर्फ की चादर से इसी तरह ढका दिखाई दिया। वहां से आई बर्फबारी की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कई घंटों तक बर्फीला तूफान आया हो और उसकी वजह से वहां का कोना कोना बर्फ में ढक गया। क्योंकि साल 1951 के बाद चीन में दर्ज की गई ये सबसे कड़ाके की ठंड है। 11 दिसंबर से लगातार हो रही बर्फबारी और शीतलहर की वजह से वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया और वहां के कई प्रांतों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। अस्पतालों और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर वहां सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि बर्फ की वजह से वहां के कई हाईवे ही गायब हो गए। वहां इतनी ज्यादा बर्फ जमा हो गई कि सड़कें दिखनी ही बंद हो गईं। ऐसे में लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए। हालांकि कुछ रास्तों को साफ करके गाड़ियों के चलने लायक बना दिया गया, लेकिन फिसलन से भरी उन सड़कों पर चलना किसी खतरे से कम नहीं था। चीन के जिस हिस्से में ये बर्फीली आंधी चली, वहां से आई एक तस्वीर में भी कुछ ऐसा ही दिखा। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में एक के पीछे एक कई ट्रक बर्फ से भरे हाईवे पर गुजरते दिखाई दिए। इन ट्रकों की रफ्तार देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फ ने हाईवे को कितना खतरनाक बना दिया। कुछ ऐसा ही हाल वहां की रेलवे लाइनों का भी था।
क्योंकि बर्फ जमने की वजह से वहां दूर दूर तक रेल की पटरियों का पता ही नहीं चल रहा था। इधर भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन खरीदारी का रुझान रहा। इससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। हालांकि बाजार में उठापटक भी देखने को मिली और शुरुआती कारोबार से उबरते हुए बाजार ने तेजी पकड़ी। इस दौरान फार्मा, हेल्थ केयर और कमोडिटी सेक्टर के शेयरों में ज्यादा खरीदारी देखी गई। यही नहीं, आईटी और बैंक सेक्टर के शेयरों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 229 अंक चढ़कर 71,336 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 91 अंकों की उछाल के साथ 21,441 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो।